बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप हमें देख रहे हैं इस वक्त। आप मुझे देख रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आप मुझे देख रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, आप मुझे देख रहे हैं twitch.tv के ऊपर, आप मुझे एक्स के ऊपर देख रहे हैं, आप मुझे ऑडिसी के ऊपर देख रहे हैं, आप मुझे रंबल पे देख रहे हैं, और आज आप मुझे स्किप के ऊपर भी देख रहे हैं। और उसके साथ साथ आप मुझे देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अली मुस्तफा। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। और अली मुस्तफा का चैनल मैं नीचे आपको जो है वो दिखा देता हूं। अली मुस्तफा के चैनल के ऊपर भी आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, और मैं चाहूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो चैनल ज्वाइन करें। मैं नीचे बैनर के ऊपर उसको डिस्प्ले कर देता हूं। और उसके साथ साथ हमारे हरदल अजीज कर्नल सैयद अकबर हुसैन भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अली मुस्तफा इस वक्त हमें पैसिफिक टाइम के मुताबिक जो है वो कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं। और कर्नल सैयद अकबर हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जनाब वॉशिंगटन डीसी से। मैं खुश आमदीद कहता हूं अली मुस्तफा को और कर्नल सैयद अकबर हुसैन को। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर सर्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े अरसे से ड्यू था ये जो है लाइव स्ट्रीम, इसको हमने जो करना था ये इट वाज लॉन्ग ओवर ड्यू। तो ये अच्छा हो गया कि इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं और इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले चलें, ठीक है, करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आज समड़ियाल के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन को एक टेस्ट केस के तौर के ऊपर देखा जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आगे चल के अब जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जिस तरह की धांधली की गई थी वो इतनी ज्यादा खुल के सामने आ गई। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के चक्कर के अंदर इतनी ज्यादा जो है वो धांधली खुल के सामने आई, इतने ज्यादा ये लोग गंदे हुए, नंगे हुए, कि अब ये टेस्ट केस के तौर के ऊपर समड़ियाल में ऐसी कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि पता तो आपको चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो धांधली इलेक्शन के अंदर हो रही है और ये बंदे के बच्चे नहीं बनने वाले, इन्होंने बाज नहीं आना, ये पता तो आपको चलेगा ही चलेगा, ठीक है, ये तो सबको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग इतने बेशरम है कि कहते हैं कि यार धांधली करो, और फौज में हमें कर्नल अकबर से हम को ये बात पता है कि वो कहते हैं जो मर्जी करना है करो लेकिन पकड़े नहीं जाना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पकड़े नहीं जाना, सबूत जो है वो नहीं छोड़ना। तो इसके ऊपर अब क्या फौजियों का क्या जहन है इसके ऊपर, ये जो नया एक टेस्ट केस है समड़ियाल के इलेक्शन को लेके, वो हम कल अकबर से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले अली मुस्तफा से हम पूछते हैं कि अली वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपने भी इसके ऊपर बात की है समड़ियाल के इलेक्शन के ऊपर, आपके पास क्या खबरें हैं इसके बारे में, एंड हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट? पहले तो आदिल, समरियाल पे बात करने से पहले ये तो रिपीट लग रहा है कि फरवरी 8 को जो हुआ था, ये कहते हैं कि इफ यू कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक ट्वाइस एंड ओवर अगेन, देन यू आर डिफीटिंग योरसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। वो तो आप अपना कर्नल अकबर, आई एम श्योर, विल बी एबल टू बेटर टेल यू के क्या माइंडसेट है जो ये दोबारा जो गलतियां हैं या फूल हार्डीनेस है उसको रिपीट क्यों करते हैं आपकी मिलिट्री। बट थैंक यू, आपने इनवाइट किया। बड़े सालों से ये कोशिश कर रहे हैं हम एक प्रोग्राम करने की। आपकी भी लाइफ बहुत ऊपर नीचे गई है पिछले 2 साल के अंदर, मगर एक आपके व्यूअर्स को मैं अगर कुछ बता सकूं मुख्तसर सा, 2022 की बात है और मैं उस वक्त तुर्की में था, टीआरटी के अंदर था। और जब ये पूरा सिलसिला एक तरीके से आप कह रहे हैं शुरू हुआ, ये दास्तान शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर सहाफियों के ऊपर, अरशद शरीफ को लेकर भी। अरशद शरीफ के वाकये से कोई चंद माह कबल मेजर आदिल राजा ने मुझे अप्रोच किया और मुझसे पूछा कि अली आपके साथ क्या हो रहा है तुर्की में। तो इनको वो ज्यादा खबर थी उस वक्त निस्बतन मेरे कंपेयर टू मी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। तो आई अप्रिशिएट कि आपने उस वक्त ख्याल रखा आदिल। और अब 3 साल होने को आ रहे हैं उस बात को, 2022 से लेके अब तक, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी। और पाकिस्तान के अंदर तो हम तशद्दुद की लहर देखते हैं, सहाफत को खामोश करने की कोशिश देखते हैं, मगर जो पाकिस्तान से बाहर ये वाकयात हुए हैं और जिन जिन लोगों के साथ हुए हैं, वो भी एक बहुत अहम पहलू है जिसके ऊपर आई होप वी कैन टॉक। बट कमिंग बैक टू कि आज क्या हो रहा है सियालकोट में और कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हुए हैं सियालकोट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैंडल्स को या आपका राब्ता है तो आपको पता लगेगा कि कितना लोग चार्ज अप हुए हुए हैं। 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद, 8 फरवरी के मैंडेट थेफ्ट के बावजूद
लोगों का जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ। यहां तक कि जो बर्बरियत और फस्तायत की लहर पाकिस्तान में चल रही है उसके अंदर वाजे तौर पे हमने इजाफा देखा है। हर लिमिट, अदलिया, पार्लियामेंट, आईनी तरामीम, जो आपने कहना है निजाम का बेड़ा गर्क हो सकता था या कर सकते थे, वो उन्होंने कर लिया। मगर उसके बाद भी अगर ये नतीजा है, ये आपको सीन्स नजर आ रहे हैं सियालकोट में, तो क्या फायदा हुआ उसका? बेहतर है कि आप फिर हार मान लें, आप लोगों के जो विल है, मैंडेट है, उसको वापस कर दें। मगर ये है इस पे मैं आपसे सवाल करता हूं कि 78 ईयर से एक ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी एक साहब आए हैं, नाम तो अपना लिख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि मेरा आपसे सवाल है कि आर्मी या पॉलिटिशियन के साथ आपकी जो भी लड़ाई है, मेरे को मामे चाचे की लड़ाई है, मेरा शरीक है उनके साथ जायदादों का लड़ाई है, जो मेरी उनके साथ कोई लड़ाई है, मेरी तो आवाम गरीबों के लिए लड़ाई है, पाकिस्तान की जो है वो इंसाफ के लिए लड़ाई है, और पाकिस्तान की आवाम और गरीब के लिए लड़ाई है। और कौन सी हमारी कोई जाती लड़ाई थोड़ी है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आवाजें हक बुलंद कर रहे हैं और उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, हमारी कोई जाती लड़ाई थोड़ी है। लेकिन वहां पे अली ये जो सवाल किया जाता है कि आप इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके जो है क्यों बात करते हैं जाके, तो अली आपके ख्याल में क्या इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके जो है वो सच नहीं बोलना चाहिए? वहां पे अब पाकिस्तानी चैनल्स तो हमें बुलाते ही नहीं है, वहां पे तो उनको आग लगी हुई है, तुर्की वाले भी जो है उनको भी उन्होंने काबू कर लिया है, वहां भी ये बातचीत नहीं करने देते। तो अगर कहीं पे आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे आप बात कर सकते हैं और एक्सपोज इनको कर सकते हैं, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नंबर एक। और नंबर दो, ये जो ब्रेन वॉशिंग है इसका कोई असर आपको नजर आ रहा है कि कम हो रहा है इस जमाने के अंदर, या यही ब्रेन वॉशिंग इसी तरह चलेगी और पाकिस्तान का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और पाकिस्तान इसी तरह नॉर्थ कोरिया के मॉडल की तरफ जाता हुआ आपको नजर आता है? अली आप क्या कहते हैं इस पे? अब दो तीन बुनियादी सवाल यहाँ पे बनते हैं आदिल साहब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से हमें अपने आप से पूछना चाहिए हम किस चीज के लिए इन प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हुए हैं, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। आपने तुर्की का जिक्र किया। जब मैं 2015 में पहली बार तुर्की गया पहुंचा, तो वो तुर्की बहुत मुख्तलिफ था कंपेयर टू आज का तुर्की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, हाँ, एर्दोआन साहब इक्तदार में थे, उनके पास ताकत थी, मगर एक पार्लियामेंट थी, एक प्राइम मिनिस्टर था उसका अहमद दावतोगलू। और आज का तुर्की एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जब सब ताकतें एक आदमी, एक शख्स, एक शख्सियत के अंदर जाके जज्ब हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान को अगर आप लें, पाकिस्तान की 65% आबादी जो है वो 30 या 35 साल से कम उम्र की है। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर यही एक बैलेंसिंग एक्ट देखी है कि जी आर्मी और फिर करप्ट सिविलियन रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपके सर फहरिस्त है शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, और जिस तरह कर्नल अकबर भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी अवाम से आती है। और जो मैनिपुलेशन हुई है, जो बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग और री इंजीनियरिंग हुई है सियासी जमातों की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात नहीं रही, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अस्करी जमात बन के सामने आई है। हाँ, इसके अंदर अभी भी एहसासात हैं, मैंडेट लोगों की मौजूद है, लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं, मगर आई थिंक द प्राइमरी क्वेश्चन हियर इज कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास ना तो स्टेट रिसोर्सेज हैं, इनफैक्ट स्टेट रिसोर्सेज हमारे खिलाफ एम्प्लॉय की गई हैं। जिस बंदे ने भी अपनी आवाज उठाई है, आप एक प्राइम एग्जांपल है आदिल, यहाँ पे आपके ऊपर एक केस भी चल रहा है, कई केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं लंदन में, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उन केसेस को लड़ने की, मगर आपके अपोज्ड, आपके मुखालिफ के पास स्टेट रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड स्टेट रिसोर्सेज हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक सवाल फिर बनता है कि यार, आर वी फाइटिंग अ लूजिंग फाइट? और अगर ये हारी हुई जंग है तो इसका लड़ने का फायदा क्या है फिर? यही सवाल शायद इमरान खान से भी पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों लड़ रहे हैं, इस कौम के लिए आप लड़ रहे हैं जो आपके लिए बाहर भी नहीं निकल सकती, जो आपके पीठ में छुरे खोप रही है। और अब एक ट्वीट आई है इमरान खान की जहां पे वो डायरेक्टली नाम लेके लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने माजी से, उनके अपने लीडर उस ट्वीट को शेयर नहीं कर रहे। तो अब इतना एक माहौल बन चुका है फस्तायत का, बर्बरियत का, खौफ का, ना सिर्फ पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं उनके खानदानों को टारगेट किया गया है, कुछ लोगों के भाइयों को टारगेट किया गया है अलेजिडली। तो इस माहौल के अंदर अगर हम ये तवक्को रखते हैं कि यार कोई अपराइजिंग वहां से होगी या लोग अपने जहन को किसी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने माशरे को, तो मेरे ख्याल से थोड़ा एक नामुनासिब होगा। क्योंकि एटलीस्ट मैंने अपनी 45 साल की जिंदगी के अंदर ऐसा माहौल अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखा। बार फटने वाला है,
थिंक। अच्छा, मैं अली, इससे पहले कि अब आप आपका टाइम भी कीमती है, मैं दो सवाल आपसे करना चाहूंगा सक्सेशन में। आपके पास 10 मिनट है, मुझे आपका पैगाम मिला है। अली, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट पावर राइवलरी जो कि डेफिनेटली इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान में चल रही है, पाकिस्तान में ने हिंदुस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके अंदर भी चाइनीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की सपोर्ट थी, चाइनीज वेपनरी की सपोर्ट थी, चाइनीज डिफेंस टेक्नोलॉजी की सपोर्ट थी, और जो अब मान गए इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो उनके जहाज गिराए गए वो भी चाइनीज टेक्नोलॉजी की सपोर्ट की वजह से गिराए गए। चाइनीज सैटेलाइट, मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो मेरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी उसमें मेरे सोर्सेज के मुताबिक चाइनीज सैटेलाइट सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हुआ कि जो उसको जीत डिक्लेयर कर दिया आसिम मुनीर ने, और 4 दिन की जंग को, नियर वॉर को उसने अपनी जीत डिक्लेयर करके जहाज गिराने को एयरफोर्स ने हालांकि गिराए और चाइना ने गिराए, और उसने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया, और मुल्ला मिलिट्री अलायंस को दोबारा से रिवाइव करके एक प्रॉक्सी वॉर इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर हीटअप कर रहा है हालात को, और ये अभी जाएंगे आगे कश्मीर के अंदर जो है वो लॉन्च करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि इंडिया ने भी इसके ऊपर अपना जो गेम प्लान है वो बड़ा वाजे कर दिया है कि वो अगर अटैक कश्मीर में होगा तो वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो अटैक करेंगे, और जवाब फिर पाकिस्तान भी देगा। एक जिसको आप ग्रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी ही, दूसरी तरफ इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाया आके अमेरिका ने, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने पर्सनली इन्वॉल्व हुए, और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी मैं ट्रेड डील कर रहा हूं इंडिया के साथ साथ, पाकिस्तान का भी वो नाम लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में उनकी अपने 60% स्टेक्स हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अंदर, जिसके लीडरशिप जो है, जिसके अंदर स्टीव विटकॉफ का बेटा भी शामिल है, एलेक्स विटकॉफ, वो आके आर्मी चीफ से मिलके भी गए हैं। बिलाल बिन साकिब को यहाँ पे लगाया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है कि वो बहुत जबरदस्त हम बना देंगे, हालांकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आपने एसएपीएम वहां पे लगा दिया है, क्रिप्टो काउंसिल लगा दी है वहां पे। एट द सेम टाइम जो है वो आईएमएफ आके पूछ रहा है कि बिजली में तुम बिटकॉइन जो बनाना चाहते हो तो बिजली तुम्हारे पास पूरी नहीं है, कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों के अंदर भी तुम लोड शेडिंग कर रहे हो, तो कहां से बिजली लाओगे बिटकॉइन बनाने के लिए? और बिटकॉइन अगर तुमने बनाना भी है तो सब्सिडी देनी तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि 8 सेंट का तुम्हारा जो है वो 1 यूनिट पड़ता है, और 8 जब तक 4 से 5 सेंट यूनिट ना हो बिजली, तो बिटकॉइन माइनिंग जो है वो प्रॉफिटेबल है ही नहीं, उल्टा नुकसान के अंदर चली जाती है। तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, जिसमें एक इमेजिनरी क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी अगेन जो है वो चाइना इंट्रेंच्ड बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर मोनोपोली है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में, अफ्रीका में भी और पाकिस्तान में भी चाइना की है, और ये बेच रहे हैं उसको, जो इमेजिनरी वैल्यू बेचना चाह रहे हैं, जाके अमेरिका को बेचना चाह रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रहे हैं कि आओ तुम यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल ले लो, या उसकी वैल्यू पे बेस करके क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिएट की जा सकती है आगे चल के। तो इस ग्रेट पावर राइवलरी में लग तो ये रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ा सक्सेसफुली मैनूवर कर रही है एट द फेस फ्रॉम द आउटलुक ऑफ इट, और कोई भी जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, इमरान खान वगैरह जो है, या इंडिया को भी आप ले लो, तो वो लोग जो है हार रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द इंप्रेशन which is being conveyed. Do you agree to it and how do you analyze it, Ali? वेरी क्विकली, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मगर कुछ चीजें जो कर्नल अकबर ने कही वो जाके मिलती हैं आपके सवाल से। कर्नल अकबर ने कहा कॉलोनियल माइंडसेट की जो बात की, अभी हाल ही के अंदर ऐवान सदर में एक तकरीब हुई जहां पे पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार 60 साल के अंदर एक आर्मी चीफ को या एक मिलिट्री ऑफिसर को फील्ड मार्शल बनाया गया। उस तकरीब के अंदर बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरीज ही मौजूद थे, मगर सरे फहरिस्त पहली सीटिंग के अंदर बैठी हुई थी आपकी यूके हाई कमिश्नर जेन मैरियट। तो जब आप कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं, तो आई थिंक जब ये पिछले 3 साल के ऊपर तारीख लिखी जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसके अंदर कॉलोनियल एलिमेंट का भी जिक्र जरूर होगा, और जो किरदार हमारी यूके हाई कमिश्नर ने प्ले किया है उसके ऊपर भी बड़ा फोकस होगा मेरे ख्याल से। दूसरी चीज, कर्नल अकबर बैठे हुए हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और वॉशिंगटन डीसी के अंदर पिछले कोई 1-1.5 साल से, इनफैक्ट 2 साल से बड़ी कोशिश और मेहनत की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोई पुश किया जाए जमहूरियत को वापस बहाल करने के लिए। अब बाइडेन हुकूमत और टोनी ब्लिंकन का क्या किरदार था और विक्टोरिया न्यूलैंड का क्या किरदार था, हम वो सब जानते हैं, यूक्रेन से लेकर पाकिस्तान तक। मगर अब ये तवक्को थी कि ट्रंप साहब आए हैं जनवरी 20 को उन्होंने ओहदा उठाया, तो वो आके, और उनके आने से पहले रिचर्ड ग्रिनेल ने बड़ी मेहनत की, पाक पैक भी ऊपर आया उभर के सामने। अब एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के ऊपर बहुत कोशिश की जा रही है, मगर उसके साथ साथ कई और चैनल्स भी और कोशिशें जारी हैं कि यार
किसी तरीके से आगे निकला जाए, या तो आगे निकला जाए, डिवाइड किया जाए। मेरा सवाल रिटोरिकल ये बनता है, और मैं आप, ये आखिरी सवाल होगा, लंबा सवाल है। स्टीव विटकॉफ, जैक विटकॉफ, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे, लीगल एस्पेक्ट, HR 2311 पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट अपनी जगह पे। कर्नल अकबर, जो इस वक्त सिचुएशन है, सवाल आपसे है, अमेरिका में लेकर, DC में लेकर, क्या पाकिस्तानी अमेरिकन एफर्ट्स डिवाइड हो चुके हैं? क्या जो ये पूरा पाक पैक का और फर्स्ट ग्लोबल और ये डिफरेंट ग्रुप जो काम कर रहे थे, क्या इसको भी एक तरीके से जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने यरगमाल कर लिया है या तोड़ दिया है? देखें, इसके बारे में चंद एक जाविये हैं। पहली बात तो इसी साल अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा एक ट्रांजिशनल फ्लक्स आया हुआ है, ठीक है जी, कि ना सिर्फ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव के एक नई गवर्नमेंट आ गई, लेकिन यहाँ के जो सिस्टम्स हैं ना, जिनको आप इंट्रेंच्ड, चाहे डीप स्टेट कहें, चाहे आपके जो पूरे के पूरे लेगेसी सिस्टम्स थे, जिसके खिलाफ जो है वो ट्रंप और ट्रंप के जो साथ पॉलिटिकल हामी हैं, इन लोगों ने इसको बेस बनाकर पूरा इलेक्शन जो है वो लड़ा, ठीक है जी। अभी जब उनको वो ताकत मिल गई वोट से, तो उन्होंने फिर उन चीज़ों को जाकर तब्दील करने की जो है वो भरपूर कोशिश एक एक बड़ी मुनज़्ज़म तैयारी के बाद शुरू की। ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप जो है वो पहले नॉर्मली आप देखते हैं कि जैसे ही, और ना सिर्फ अमेरिका में, कई जगह के ऊपर कि इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर आप एक इलेक्शन डायरेक्शन देते हैं, लोगों का वोट लेते हैं, बाय द टाइम आप पावर में आते हैं तो फिर आपको जो है समझ आती है कि नहीं जी, इधर तो कहानी और है, उधर जो हम पब्लिक के साथ बात कर रहे थे, अभी जो हमें जो फीड आ रही है और जो जिस तरीके से हमने मुल्क चलाना है, मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो अभी हमें इनको सुना। यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं। इस दफ़ा ये हुआ कि एक तो ये पार्टी और खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, ही हैज़ बीन प्रेसिडेंट अर्लियर आल्सो, ठीक है जी, तो ये समझ पूरी अच्छी तरीके से थी। और काफ़ी सारे लोग जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं, वो कोई नॉविसेस नहीं है कि जी इधर से पकड़ा उधर। दे हैव बीन इन द सिस्टम, पार्ट ऑफ द सिस्टम, इंटेलेक्चुअली और अदरवाइज, ठीक है ना। इन लोगों ने जब आकर जिस पैगाम को लेकर ये इलेक्शन पे चले थे, उसको फिर इनैक्ट करना शुरू कर दिया। उससे जो चेंज या ट्रांजिशन आई है ना, ये इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में, यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरीके से नहीं आई थी। तो इस फ्लक्स के अंदर बहुत एक स्पेस पैदा हुई। इस स्पेस के अंदर, क्योंकि इट्स अ सुपर पावर, तो एक इस सुपर पावर का जो इंटरनेशनल इफेक्ट है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम है, ठीक है जी। और उस स्पेस और उस वैक्यूम में रहते हुए फिर आप देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है, वो किस तरीके से, जो कि इस वक्त पावर में है, वो किस तरीके से उस स्पेस में अपनी जो है वो एक गंगा के अंदर जो है अपने आप को धो रही है। तो ये टोटल एक इसका जो है ना वो एक मेरी नज़र में चीज़, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें देख रहे हैं। अली, मैं इसमें आपसे सवाल करूंगा, एक तो बिटकॉइन वाला जो दरमियान में ड्रामा चल रहा है उसके ऊपर में बात कीजिएगा कि पॉन्जी स्कीम आपको नजर आती है, आप एक्सपर्टीज नहीं है, बट एज अ लेमैन आपको क्या नजर आ रहा है? बिकॉज मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए, बीबीसी ने कवर किया। बीबीसी ने कहा है कि जनाब आप कह रहे हैं कि हम बिटकॉइन माइनिंग करेंगे, आपके पास तो बिजली जो है वो 8 सेंट के ऊपर पैदा हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात, वो भी उधार के ऊपर चल रही है, तो आप बिटकॉइन कहां से पैदा करेंगे यार? तो ये पूरा पॉन्जी स्कीम है, ये कोई रियलिस्टिक आपको नजर आता है? और दूसरा जो इंप्रेशन है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कॉलोनियल माइंडसेट की, तो लोग यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो इस वक्त जो उनके कोर प्रेसिडेंट ट्रंप को जो लोग पावर में लाए थे, वो भी उनसे बहुत ज्यादा नाला है, बहुत ज्यादा नाराज है। वो कह रहे हैं कि जितनी करप्शन इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है एलिजिडली, वो आज तक कभी भी किसी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं रही। ये बातचीत इस वक्त की जा रही है। तो हाउ डू यू सी दिस बिटकॉइन ड्रामा और ट्रंप की अपनी फैमिली के एसेट्स एंड WLF के अंदर वो आके यहाँ पे आसिम मुनीर से मिल रही है? पाकिस्तान तो मतलब आप भूल जाएं कि कहीं पे कोई थोड़ा बहुत कोई फ्यूचर भी अगर कोई नजर आ रहा है, कोई उम्मीद नजर आ रही है, तो वो भी यहाँ पे लग नहीं रहा कि इन द कॉन्टेक्स्ट के जनाब यहाँ पे कोई होगा, कोई बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन हाउ डू यू सी दिस? ये दो जो क्वेश्चन है, बिटकॉइन वाला जो ड्रामा है एंड देन ये जिस तरह मैनेज कर रहा है सक्सेसफुली वॉशिंगटन को भी और बीजिंग को भी, हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट?
दो तीन चीजें इसके ऊपर आदिल। एक तो समथिंग कॉल्ड सर्कुलर डेट, वो डेट जो एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी प्रोड्यूसर्स का पाइल ऑन होता है ईयर ऑन ईयर, और ज्यादातर बेसिकली सीपेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं। ज्यादातर आप देखें चाइना के साथ अब ये रोल ओवर डेट की बात कर रहे हैं, चाइना, यूएई और सऊदी अरब के साथ, और लेंडर्स के साथ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप इतने और एनर्जी रिलेटेड आपका इतना डेट हो, उसके ऊपर आप 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी आप ईयरमार्क कर दें यार कि हम दे रहे हैं ये बिटकॉइन माइनिंग के लिए, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। और शायद इसीलिए आईएमएफ ने ये सवालात भी उठाए हैं कि भाई आप एनर्जी स्कैर्स हैं, कर्जों पे आप चल रहे हैं, सर्कुलर डेट का आपके पास कोई आंसर नहीं है, वो बलून पे बलून होता जा रहा है, और इधर आप बिटकॉइन माइनिंग की बात कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, स्टीव विटकॉफ को लेकर और ट्रंप इंतजामिया को लेकर उनकी जो कोशिशें हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वो हमारे सामने हैं। अब उनके ऊपर एक्यूजेशंस इजरायली और प्रो पैलेस्टीनियंस, कतरी, इजिप्शियंस भी कर रहे हैं कि भाई ये विटकॉफ तो इस्तेमाल हो रहा है, या इस्तेमाल कर रहा है इस सिचुएशन को इजराइल के मफादात को महफूज करने के लिए। तो वो भी एक चीज आ जाती है। अब इस पूरी सिचुएशन में जैक विटकॉफ ऑफ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, अगर लेकिन पाकिस्तान में इसराइल को के खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत नहीं है, ये भी ज़हन में रख लीजिएगा। पाकिस्तान में तो खैर बहुत चीजें आप नहीं कर सकते अगर आप गाजा के लिए उठाएं। अभी हाल ही के अंदर ये सेनेटर मुश्ताक को, इनकी अहलिया को और कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भी पाकिस्तान इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था मोमेंटरली गाजा के ऊपर एहतजाज से। मगर ये चीजें तो चलती आ रही हैं। और अगर आप देखें तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो रहा है। जब बाइडन इंतजामिया के अंडर ये सब चीजें हो रही थी तो उसके ऊपर और तशद्दुद किया जा रहा था इन सब चीजों को रोकने के लिए। बट कमिंग बैक टू आपका आप जो पॉइंट कह रहे हैं, और कर्नल अकबर भी जिस चीज की बात कर रहे थे कि ट्रंप कई जंगें लड़ रहा है अंदर और बाहर वो देख रहा है कि पूरा जो अमेरिकन एक वर्ल्ड ऑर्डर आप कह लें, दैट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ, आई वुडंट से कोलैप्स, बट कोलैप्स कर रहा है वो। चाहे वो मिडल ईस्ट के अंदर हो, चाहे वो यूक्रेन के अंदर हो, चाहे वो फार ईस्ट के अंदर हो, चाइना को लेकर। इंडिया की आपने बात की और क्वाड की आपने बात की, तो अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले पीट हैग्सेट जो अमेरिकी वजीर दिफा हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया कि यार चाइना को कंटेन करना हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। मगर ट्रंप जो बातें करता है कि जी हाइफनेट कर दिया पाकिस्तान इंडिया को, ट्रेड करेंगे ये वो, तो एक डिस्कनेक्ट है, वाज़ेह डिस्कनेक्ट है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में चाइना और हिंदुस्तान को लेकर और दूसरी चीजों के ऊपर। और इसी के साथ मैं आपको अब छोड़ूंगा आदिल। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। कर्नल अकबर सर, ये जो